हेलो हेलो माय नेम इज अर्नव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कंपनी हमें एक मल्टी बैगर का रिटर्न बना के दे सकती है। आगे बढ़ने से पहले दो डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा। पहला डिस्क्लेमर, ओला मैंने खुद से बाई किया हुआ है 41 रुपये 50 पैसे के रेट पे। और दूसरा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज से है। एक और चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, मैंने बाई किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसको बाई कर लो। मैं किसी भी तरीके से आपको ये इस बात पे मैं आपको पुश नहीं कर रहा हूं कि आपको ओला के शेयर्स बाई करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन होगा। मैं एक और चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं, ओला मेरे घर की कंपनी नहीं है, तो आप में से कोई प्लीज ये कमेंट नहीं करना कि मैं ओला को प्रमोट करना चाहता हूं। मैं जिस तरीके से धंधे को पढ़ता हूं वो बस आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूं। अगर आपको ओला का पूरा बिजनेस समझना है तो मैंने ऑलरेडी एक बहुत लंबी वीडियो पोस्ट करी हुई है। यहाँ पे जो थंबनेल आ रहा है, आप इस वाले थंबनेल को जाके इस चैनल पे चेक करो, उस वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको ओला का पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज है, इनके Q1 FY 2026 के जैसे ही रिजल्ट आए उस दिन पे ओला 18-19% से हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिला। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि रिसेंट में इस कंपनी में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और क्यों मैंने 41 रुपये 50 पैसे के रेट पे इस कंपनी में पोजीशन बनाने के बारे में सोचा। ऑल्सो मैं एक और चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, अगर इनके शेयर के प्राइसेस में हमें फर्दर मेजर करेक्शन देखने को मिला तो मैं अपने पोजीशन को जरूर यहाँ पे और ऐड करने वाला हूँ। आते हैं जी मेन कंटेंट पे। तो अगर आप बात करेंगे FY 2025 के कॉन कॉल से हम इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन इस कहानी पे आने से पहले, इस कॉन कॉल एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे आने से पहले मैं आपसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। देखो, जब कभी भी आप ओला के पूरे बिजनेस को समझ रहे हैं तो आपको इस बात को समझना होगा, ओला कोई आम पापड़ नहीं बेचता है। इनका काम है स्कूटर्स एंड सेल्स को बनाना और उन्हें बेचना। आम पापड़ का जो बिजनेस है ना, वो विद इन 30 डेज स्टार्ट हो सकता है। आप एक जगह देखेंगे, आम पापड़ बनाएंगे और उसे विद इन हो सकता है 30 डेज में आपके पास सेल्स भी आने लगे। वेयर एज ओला को स्कूटर्स बनाने हैं, स्कूटर बनाने के लिए आपको बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। हो सकता है वो फैक्ट्री को लगाने में 2-4 साल लग जाए। फिर पहले साल में हो सकता है वो फैक्ट्री अपने कैपेसिटी के सिर्फ 10% पे काम कर रहा हो, दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 70% एंड चौथे साल में हो सकता है 100% की कैपेसिटी पे काम कर रहा हो। सो ऐसे केसेस में ओला में जो हमें ओरिजिनल प्रॉफिटेबिलिटी आने को आते हुए देखने को मिलेगी ना, वो 4th वाले ईयर में आते हुए देखने को मिलेगी। इस बात को आप इस पूरे वीडियो में प्लीज ध्यान में जरूर रखना। अब हम आते हैं और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आप Q4 FY 2025 की बात करेंगे तो उस समय पे कंपनी ने अपना जब रिजल्ट पोस्ट किया तो इनके सेल्स में हमें एक मेजर करेक्शन देखने को मिला। Q4 FY 2025 में इनका रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 649 करोड़ का था। तो लोगों के मन में एक बहुत ज्यादा डाउट ये आ गया कि यार इस कंपनी में सेल्स ही इतनी ज्यादा घट गई कि इनके स्कूटर सब बिक ही नहीं रहे हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं थी, बात कुछ ऐसी थी, सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि Q4 में इनके स्कूटर्स बिक गए थे, गल्ले में पैसा आ गया था, लेकिन जो RC है गाड़ी का वो एक तरह से समय पे नहीं रजिस्टर हो पाया, जिसकी वजह से उन नंबर्स को ये लोग सेल्स में नहीं दिखा पाए। अगर आप Q1 FY 2026 की बात करेंगे तो उसमें आप देखना हमें एक स्टीप जंप देखने को मिल रहा है सेल्स में। तो उसका रीजन वही है, जो पहले RCs नहीं हो पाए वो इस बारी में RC हो गए, तो हमें रेवेन्यूज में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। दूसरा मेजर रीजन जो मुझे लगता है जिसकी वजह से इनका जो नंबर है ना इस बारी हमें लगातार ऊपर जाते हुए देखने को मिला, उसका ये रीजन है कि जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था लगभग हमें वही वाला रिजल्ट पोस्ट होते हुए देखने को मिला। तो अगर मैं आपको इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बॉटम पे लेके आऊं तो देखो यहाँ पे ये चीज को मैं हाईलाइट करता हूँ। कंपनी की अगर आप गाइडेंस की बात करेंगे तो FY 2026 के लिए जो गाइडेंस था वो ये था कि ये कंपनी 800 से 850 करोड़ का रेवेन्यू लेके आएगी, लेकिन जो एक्चुअल वाला पोस्ट हुआ है वो 833 करोड़ का था। तो आप कह सकते हैं कि जो गाइडेंस थी वो मीट की गई। यहाँ पे डिलीवरीज एक्सीड की गई, 65,000 के डिलीवरीज का टारगेट था जो कि 68,000 की डिलीवरीज रिपोर्ट की गई, लेकिन ग्रॉस मार्जिन में हमें एक चूक होते हुए देखने को मिली। कंपनी ने गाइड किया था, मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि हमें जो मार्जिन है वो 28 से 30% का देखने को मिलेगा, वेयर जो ग्रॉस मार्जिन है वो 26.5% का देखने को मिला। यहाँ पे जो 26.5% का हमें देखने को मिला ना, इसका भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली इस बारी जो PLI का बेनिफिट है वो सिर्फ 1.8% का था। अभी हम जब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको PLI के बेनिफिट को और डीप में जब समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ये डिक्लाइन होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये टेम्पररी है। अभी आप अगले या उसके अगले वाले क्वार्टर से देखना, इनका जो मार्जिन है उसमें हमें जरूर इंक्रीमेंट आते हुए देखने को मिलेगा। अभी जब हम और आगे बढ़ेंगे तो इस ऑटो एबिटा एंड कंसोलिडेटेड एबिटा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी पे हम इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्त, सबसे पहली बात तो मैं आपको समझा पाया कि देखो जो इनका Q4 में जो रिजल्ट आया ना रेवेन्यू का, उसमें हमें एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला, जिसकी वजह से ये स्टॉक लगातार करेक्ट हो गया और लोगों ने जो डिक्लाइन था सेल्स में उसको परमानेंट समझ लिया, वेयर एज ये परमानेंट था नहीं। दूसरी चीज, फोरकास्ट को कंपनी ने मीट किया,
जिसकी वजह से अभी रिसेंट में हमें 18% का जंप देखने को मिला। अगर आप ओला के डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट आपको 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बार बार बात करेगा। उनमें से एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट विस्तार और दूसरा है प्रोजेक्ट लक्ष्य। व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट विस्तार? तो जो इनका प्रोजेक्ट विस्तार है ना, लेमैन लैंग्वेज में आप इसमें ये कह सकते हैं दोस्त कि ये लोग अपने बिजनेस के D2C नेटवर्क को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वेयर हाउसिंग में ये लोग एक डी लेयरिंग कर रहे हैं। दोनों चीजों को जरा हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, एक्सपेंशन कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है। कंट्री वाइड ये लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने मिटा दिया, आपको मुझे 1-2 मिनट देना पड़ेगा। सो देखो, एक तो ये लोग कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं और दूसरा जो इनका वेयर हाउस है ना, उसकी डी लेयरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ग्रॉस प्रॉफिट में भी जो एक एक्सपेंशन देखने को मिला है। व्हाट इज दिस वेयर हाउस की डी लेयरिंग? तो पहले पे ओला के जो स्कूटर्स हैं वो फैक्ट्री पे बनने के बाद से सेंट्रल या फिर रीजनल वाले वेयर हाउस में जाते थे, वहां से ओला के स्टोर में जाते थे और वहां से कस्टमर को डिलीवर किया जाता था। फिलहाल में जो चेंज है वो ये है, ओला के फैक्ट्री से बनने के बाद स्कूटर सीधा ओला के स्टोर पे जाएंगे और सीधे वहां से कस्टमर को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो ऐसा करके ये जो बीच में स्टोरेज वाली कॉस्ट थी ना, ओला उसको सेव कर रहा है। दूसरा जो इनका प्रोजेक्ट लक्ष्य है, उसका मेन गोल है जो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें एक रिडक्शन लेके आना। मेरे हिसाब से ये लोग अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जितना कम रखेंगे उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि फिलहाल में कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। साथ ही साथ अगर आप इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ की टर्म्स ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एक बिगिनर को समझ में नहीं आएगा, तो मैं उन सारी चीज़ों को इधर पे हाईलाइट कर लिया हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं आपको एक एक करके समझाता हुआ आगे चलूंगा। एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, सस्टेनेंस कैपेक्स। तो व्हाट इज दिस सस्टेनेंस कैपेक्स? सिंपल दोस्त, आप इस लैंग्वेज में इसको सिंपल लैंग्वेज में यूं बोल सकते हो, एक बिजनेस को सस्टेन रहने के लिए जितने कैपिटल की जरूरत होगी उसी को हम बोलते हैं सस्टेन कैपेक्स। माने कि एक तरह समझ लो, इन्होंने जो फैक्ट्री लगाया है वो फैक्ट्री चलता रहे, उसके लिए जो कैपिटल की जरूरत है उसे हम सस्टेनेंस कैपेक्स बोलते हैं। अगर आप अनएलोकेटेड कॉस्ट की बात करेंगे तो वो लगभग 90 करोड़ क्वार्टर के हिसाब से हमें देखने को मिला। अनएलोकेटेड कैपेक्स होता क्या है दोस्त, या फिर अनएलोकेटेड कॉस्ट होता क्या है? तो इसका मतलब ये एक तरह से ऐसा कॉस्ट हुआ जिसको आप किसी एक सेगमेंट से जोड़ के नहीं देख पाएंगे। ओला के अगर आप पूरे बिजनेस को समझेंगे तो इनका 2 काम है, एक ये लोग बैटरीज बना रहे हैं और दूसरा ये लोग स्कूटर्स बना रहे हैं। अब जैसे मान लो कि एक एडमिन ऑफिस है, तो वो जो एडमिन ऑफिस है वो दोनों ही कामों के लिए यूज हो रहा होगा, तो उस पर जो खर्चा किया गया उसको आप किसी एक बिजनेस वर्टिकल से अटैच नहीं कर सकते। ये वाला अमाउंट जितना कम है उतना ही बेहतर है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब आप बिजनेसेस को पढ़ेंगे तो आप एग्जैक्ट फिगर निकाल पाएंगे कि यार सेल वाला जो बिजनेस है उसमें कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा आ रहा है, और जो इनका स्कूटर वाला बिजनेस है उसमें कितना पैसा लग रहा है और कितना पैसा आ रहा है। थोड़ा सा और अगर आप आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्त, तो इसमें एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो इनका जेन 3 वाला स्कूटर है ना, उसका फीडबैक बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आप सॉफ्टवेयर के एडॉप्शन की बात करेंगे ना, तो अगर आप इनके बिजनेस को, मैं फिर से सजेस्ट करूंगा, आपने ऑलरेडी अगर हमारी वाली वीडियो नहीं देखी है ओला पे जो मैंने बनाया है, आपको वो जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो एक तरह से एक अपडेट की वीडियो है, इसमें मैं आपको ओला के पूरे बिजनेस को नहीं समझाने वाला, मैं आपको बस मेजर रीजंस हाईलाइट करने वाला हूं कि ओला में अभी पे क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं और क्यों मैंने पहली बार ओला को 41.50 के रेट पे बाय किया। सो अभी पे अगर हम बात करेंगे तो देखो, अगर आप ओला के स्कूटर्स को खरीदते हैं ना, तो उसमें ये लोग सॉफ्टवेयर्स जो स्कूटर्स में आते हैं उसको एक तरह से अलग से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एज अ बिजनेसमैन या फिर एज अ शेयर होल्डर मैं बोलूंगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप बात करेंगे Q4 में, तो सिर्फ 2% इनके जो कस्टमर्स थे ना, वही लोग सॉफ्टवेयर्स को बाई कर रहे थे। वेयर एज अगर आप Q1 FY 2026 की बात करेंगे तो लगभग 50% कस्टमर्स ने ये जो पेड वाले सॉफ्टवेयर्स हैं उनको बाई किया है। अगर हम बात करें वारंटी क्लेम की, तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वारंटी का जो क्लेम है वो हमें कंसिस्टेंटली नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, और उसका मेन रीजन ये है कि जो इनका जेन 1 था उन वाले स्कूटर्स में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हुए देखने को मिल रही थी। जेन 2 में उसमें रिडक्शन मिला, एंड जेन 3 में हमें बहुत हद तक वारंटी क्लेम्स में रिडक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा। देखो, Q4 में कंपनी ने 250 करोड़ का एक प्रोविजन बनाया जो पैसा वारंटी वाले क्लेम्स में जाने वाला है। अगर आप Q1 FY 2026 के कॉन कॉल को पढ़ेंगे तो वहां पे भावेश जी ने, आई गेस, या फिर इस कंपनी के जो CFO हैं, उन्होंने हाईलाइट भी किया कि Q1 में जो हमें वारंटी क्लेम्स देखने को भी मिले वो समर अराउंड 250 करोड़ के ही देखने को मिले। अगर आने वाले समय में ये वारंटी का क्लेम लगातार नीचे जा रहा है ना, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज, जैसे जैसे नया जनरेशन आ रहा है उसमें इनके स्कूटर्स थोड़े से महंगे हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग इंप्रूव्ड क्वालिटी के मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स थोड़े कम आ रहे हैं। एक बात को आप और ये इस तरीके से भी समझना दोस्त, जब आईफोन का पहला जनरेशन आया था ना, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे,
वो जेन 2 में सॉल्व किया जाएगा। फिर जनरेशन 3 आया, उसमें उसको इंप्रूव किया गया और धीरे धीरे आज के समय पे हमारे पास आईफोन 16 है जिसमें लगभग लोगों को ना के बराबर प्रॉब्लम आती है। सेम चीज वही इनके भी साथ है, जैसे जैसे अगला जनरेशन आता चला जाएगा ये वारंटी क्लेम्स में हमें लगातार रिडक्शन देखने को मिलेगा। अब इसी वारंटी क्लेम्स को थोड़ा सा और हम नंबर्स के साथ समझते हैं तो अगर आप बात करेंगे क्वालिटी के इंप्रूव हो जाने की वजह से जनरेशन 2 में जनरेशन 1 के मुकाबले 30% कम वारंटी क्लेम्स होते हुए हमें देखने को मिले एंड जेन 3 में जेन 2 के मुकाबले 60% कम वारंटी क्लेम्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। जेन 3 की अगर आप बात करेंगे ना तो ये लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में हमारा लोवेस्ट फॉल्ट का रेट है। अगर इस वारंटी वाले पार्ट में हम थोड़ा सा और डीप में जाएं तो वहां पे जाके हमें ये देखने को मिलेगा कि किस पार्ट पे सबसे ज्यादा कस्टमर्स वारंटी क्लेम करता था। अगर आप जनरेशन 1 की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थे और उन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में भी सबसे ज्यादा वारंटी का क्लेम बैटरी पे किया जाता था। जब से जनरेशन 2 आया बैटरी के क्लेम में जनरेशन 1 के मुकाबले हमें 50% की रिडक्शन देखने को मिली और जेन 3 में बैटरी फर्दर इंप्रूव्ड है तो मेरे हिसाब से वहां पे और भी हमें फर्दर फॉल आते हुए देखने को मिलेगा। एक और चीज यहाँ पे कंपनी ने हाईलाइट किया वो ये था, जनरेशन 1 में जो स्कूटर में हब मोटर एंड मोटर कंट्रोलर लगे हुए थे ना वो थर्ड पार्टी से ये लोग लेते और उसके बाद से अपने स्कूटर्स में लगाते थे जिनमें फॉल्ट्स बहुत ज्यादा आते थे। जेन 2 के S1 Pro में अगर आप बात करेंगे तो जो मिड माउंट मोटर लगा हुआ है ना वो इन हाउस बनाया गया है एंड जेन 2 में ही अगर आप बात करेंगे तो S1 एयर एंड S1 X में सप्लायर प्रोक्योर्ड मोटर हब लगाया गया। अभी यहाँ पे मुझे ये पर्सनली जान के हैरानी हुई, मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखा भी हुआ है कि जो इन हाउस मोटर्स बने हैं उनका फेलियर रेट सप्लायर वाले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 90% से कम है। विच मीन्स ये लोग जो इन हाउस मोटर्स बना रहे हैं मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है। एक तो ऐसा है कि इनका कॉस्ट कम हुआ क्योंकि आप सप्लायर से ले रहे हो और घर पे बना रहे हो, दोनों में डिफरेंस आ ही जाएगा। दूसरी चीज वारंटी के क्लेम में भी इनको फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी जिस तरीके से जा रही है ना आने वाले एक समय में ऐसा होगा कि स्कूटर के लगभग सारे ही पार्ट्स को ये लोग इन हाउस बनाने वाले हैं। वैसे एक और छोटा सा पॉइंट है लेकिन मैं आपके सामने जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, जनरेशन 1 में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है ना तो उनमें जो वारंटी है वो आने वाले लगभग 12 महीनों में, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है बट आई गेस आने वाले सिर्फ 12 महीनों में वो सारा वारंटी वाला खेल खत्म हो जाएगा। तो वारंटी के क्लेम्स में हमें फर्दर एक रिडक्शन देखने को मिलेगा। जेन 1 खत्म हो गया, जेन 2 में कम क्लेम आ रहा है एंड जेन 3 में हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। एक और अच्छी बात यह है जेन 3 पहले वाले वर्जन्स के मुकाबले ज़्यादा महंगा है तो उसमें ये लोग प्रीमियम वाले प्रोडक्ट्स को भी यूज कर पा रहे हैं जिसकी वजह से वारंटी के क्लेम्स में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इनके पास स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज की। तो देखो दोस्त, स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज में यहाँ पे मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि फिलहाल में वी आर फोकसिंग ऑन प्रॉफिट ग्रोथ। मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ओला जैसी कंपनीज के लिए। ऑल्सो ये कंपनी फोकस कर रही है वर्टिकल इंटीग्रेशन पे। यही सारे पॉइंट्स को देखने के बाद से जो मैंने इस स्टॉक को मैं खरीद के बैठा हुआ हूं ना, मेरा कन्विक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया है। मैं एक और चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, Q1 का जो रिजल्ट आया मैंने जो ओला को बाई किया है उसके पहले बाई किया है और वो जो मैंने बाई किया था वो इसलिए बाई किया था क्योंकि मैंने इनके Q4 वाले कॉन कॉल के रिजल्ट्स एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा को मैं ट्रैक कर रहा था। तो मुझे एक गेस था कि इस वाले क्वार्टर में नंबर्स ऐसे आएंगे कि मार्केट को थोड़ा शॉकिंग लगेगा जिसकी वजह से शेयर के प्राइसेस भागेंगे। बात ऐसी हुई कुछ कि मेरा जो इस पे व्यू है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, इस वजह से मैंने अपने शेयर्स में प्रॉफिट बुक नहीं किया। आते हैं मेन मुद्दे पे। तो ये लोग अभी फिलहाल में वर्टिकल इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं विच इज अ वेरी नाइस थिंग। ऑल्सो इन हाउस ये लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। एक और इस चीज में आप मतलब नोटिस करेंगे अगर आप इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो उसमें मैनेजमेंट बार बार बोल रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ये वाला हमारा बहुत स्ट्रांग है। चाहे अगर आप बैटरीज बनाने की भी बात करेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए कि जो चाइना अगर बहुत हैवी वाले मात्रा में बैटरीज बनाने लगा और वो डंप करने लगा उस समय पे जो आप गीगा फैक्ट्री लगा भी रहे हो उसका क्या फायदा होगा। और उसका आंसर मैनेजमेंट बहुत ही ब्यूटीफुली दिया, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उन सारी चीजों को देखने वाले हैं। अब ये जो ABS ट्रांजिशन इन 2 व्हीलर्स की अगर आप बात कर रहे हैं दोस्त ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा हम ठीक से समझते हैं। तो भारत सरकार ने एक नया रूल पास किया है। उस रूल के मुताबिक जितने भी 2 व्हीलर्स हैं उनमें 1 जनवरी 2026 के बाद ABS का होना मैंडेटरी है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे स्पेशली इन 2 व्हीलर सेगमेंट, उसमें ओला अकेला ऐसा मेजर प्लेयर है जिसकी एक गाड़ी जो जेन 3 S1 Pro है ना वो ABS इक्विप्ड है। और आने वाले समय में इन लोग पास ये एक एडवांटेज रहेगा कि ये लोग अपनी सारी स्कूटर्स में ABS को फिट कर सकते हैं। वेयर है जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं अगर उन लोगों को ABS लगाने की बारी आ गई तो उन लोगों को किसी सप्लायर से उठाना पड़ेगा। तो वहां पे हमें एक ग्रॉस मार्जिन में भी धीरे धीरे करके एक इंपैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। ओला यहाँ पे उसी चीज को हाईलाइट कर रहा है। आप यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा करूं तो देखो आप इन सारे जो न्यूज है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। आई गेस इस वाले को अगर आप पढ़ेंगे तो
आपका काम चल जाएगा। मैंने यहाँ पे जूम भी कर दिया है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या फिर पढ़ लिया है। अब मैं इसी में आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो अगर रूल अगर पारित हो गया, मतलब लग गया, 100% लग गया, तो वहाँ पे ओला के पास एक एडेड एडवांटेज जरूर होगा। अब हम बात करते हैं इनके गीगा फैक्ट्री पे क्या अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो दोस्त, वैसे जो इनका जो सेल बनाने का काम था ना, उसमें हमें ऑलरेडी बहुत लेट देखने को मिल रहा है। अगर आप बहुत टाइम से इस कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो 2022-23 से मैनेजमेंट लगातार बोल रहा है कि हमारी ये जो प्रोडक्शन यहाँ पे चालू होने वाला है, प्रोडक्शन चालू होने वाला है। बट फाइनली Q1 FY 2026 में इन लोगों ने पोस्ट किया कि कुछ सेल्स हमें प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिले। अगर आप पर्टिकुलरली बात करेंगे तो 11,744 सेल्स हमें Q1 FY 2026 में प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फ्रॉम माई साइड, जिस तरीके से मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ। ओला ने यहाँ पे एक और चीज़ हाईलाइट किया कि अगर आप Q3 FY 2026 ऑनवर्ड की बात करेंगे ना, तो ओला के स्कूटर्स में आपको हमारे वाले ही बैटरीज लगते हुए देखने को मिलेंगे। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ हाईलाइट किया, तो मैं जो यहाँ से अपना इंसाइट निकाल पाया वो ये है, फिलहाल में इनके पास जो सेल बनाने वाला जो यूनिट है ना, जो कैपेसिटी है, वो 1.4 गीगावाट आवर की है। ये अभी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है। बाय द एंड ऑफ 2026 ये फुल कैपेसिटी पे काम करेगा, और जब ये फुल कैपेसिटी पे काम करेगा तो वहाँ पे हमें कोई यहाँ से प्रॉफिट आते हुए देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली में क्या है ना, ये जो बैटरी वाला पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ओला टारगेट कर रहा था 20 GWh का पूरा ये लोग कैपेसिटी का प्लांट बनाने का। फिर जाके उसको रिड्यूस करके आई गेस 6.4 का किया गया। उसके बाद से मैनेजमेंट ने इसको रिड्यूस करके 5 गीगावाट आवर का किया है। अगर आप आज के दिन पे बात करेंगे तो इन लोगों के पास जो कैपेसिटी रेडी है दैट इज 1.4 गीगावाट, जिसकी कैपेसिटी अभी भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। FY 2026 के एंड तक ये फुल्ली यूटिलाइज कर ली जाएगी। अगर 1.4 गीगावाट आवर को ना, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैपेसिटी कितनी है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ कह सकते हैं दोस्त कि ये लोग लगभग 3 लाख गाड़ियों में बैटरी डाल सकते हैं। जिस दिन पे ये 5 गीगावाट आवर का होगा तो आई गेस लगभग ये लोग 12 लाख स्कूटर्स में सेल्स डालने की कैपेसिटी इन लोगों के पास हो जाएगी। अगर आप बात करेंगे 5 गीगावाट प्लांट का जो बजट था ना, वो लगभग 2,800 करोड़ का था, जिसमें से 1,500 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। FY 2026 के एंड तक 5 गीगावाट का जो इंस्टॉलेशन है वो लगभग पूरा हो जाएगा, और उसके बाद से आप 12,000 व्हीकल्स पर एनएम में बैटरीज आप डाल सकते हैं। इस कैपेक्स का जो पेमेंट होगा उसमें से कुछ पेमेंट FY 2027 के एंड तक हो पाएगा, और ये जो पूरा 5 गीगावाट आवर मतलब जो प्लांट होगा ना 5 गीग वाला, ये वाला फुल कैपेसिटी पे FY 2027 के एंड तक फुल्ली यूटिलाइज होने लगेगा, और उसके बाद से हमें यहाँ से कुछ पॉजिटिव कैश फ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। जब तक 1.4 GWh है, आप यहाँ से कोई भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करना। एक दो क्वेश्चंस और थे मैनेजमेंट से कि ये जो अभी आप 5 गीगावाट आवर पे रुक जा रहे हो, क्या इससे ज़्यादा हमें कैपेसिटी की ज़रूरत है? तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे कॉनकॉल एंड आईपीएस दोनों में हाईलाइट किया, FY 2029 के एंड तक हम लोगों को इससे ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे एक और PLI स्कीम का भी प्रॉब्लम है, वो भी अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके सामने हाईलाइट करूँगा। देखो, एक दो क्वेश्चन यहाँ से और आ रहे थे, एंड आई एम रियली सॉरी अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही होगी तो। देखो, चाइना के अगर एक्सेस सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि चाइना के एक्सेस सप्लाई से आप कैसे compete करेंगे। मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो आंसर दिया, शुरुआत में मैं उससे 100% अग्री नहीं कर रहा था, फिर जाके मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा, एंड समवॉट अब नाउ मैं इन लोगों के साथ थोड़ा सा अलाइंड हूँ। अगर आप एक सेल को बनाने के कॉस्ट की बात करेंगे ना, तो देखो सेल में जो मेन इनपुट मटेरियल लगता है उसमें लिथियम, निकेल एंड मैग्नीज की आपको जरूरत होती है। अब इसमें भावेश जी का कहना यह था कि देखो चाइना के लिए इन तीनों ही प्रोडक्ट, ये जो तीनों कमोडिटी हैं, ये ट्रेड होती है मार्केट में, तो इन तीनों का जो रेट उनको पड़ रहा है वही रेट हमको भी पड़ने वाला है। यहाँ पे जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना, माने कि मशीनरी, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये कॉस्ट को बहुत कम है। और जो लोग हमारे सेल्स को सोलर के साथ कंपेयर करके ये बोल रहे हैं कि चाइना वाले सेल को सस्ते में प्रोड्यूस करेंगे और जब वो इंडिया में डंप करेंगे तो इनके फैक्ट्री को लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, वो लोग यहाँ पे पूरी तरह से गलत हैं। अगर आप सोलर की बात करेंगे तो वहां पे जो इनपुट मटेरियल है वो सिलिकॉन है, जो कि बहुत सस्ता है, और वहां पे ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सोलर एक प्योर कॉमोडिटी बन जा रहा है। वेयर एज अगर आप हमारे सेल की बात करेंगे तो इसमें टेक एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इस टेक की वजह से ही आई गेस इसके पहले वाला जो सेल का वर्जन है वो 2160 है। अभी पे अगर आप इनके सेल वाली बात करेंगे तो वो 4680 वाला वेरिएंट ये लोग सेल को बना रहे हैं, जिसमें
पहले वाले 2160 से 10% ज्यादा एनर्जी का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक लाइन में मैं आपके सामने समराइज कर रहा हूं। भविष्य जी का सिंपल सा कहना था कि जो सेल है इसको आप सोलर से कंपेयर मत करो, दिस इज नॉट अ प्योर कमोडिटी वाला पार्ट। चाइना अगर यहाँ पे आके प्ले भी करता है तो भी हम लोग को कोई इतना ज़्यादा हार्म होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। इनमें जो कमोडिटीज़ लग रही हैं उनका मेजर रोल है और वो चाइना और हमारे दोनों के लिए सेम रहने वाला है। कन्वर्जन कॉस्ट बहुत कम है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे दबने नहीं वाले हैं। एक और चीज़ जो मैं आपके सामने हाईलाइट करने वाला हूँ वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है इस बात के साथ आप अग्री मत करो। तो मैं जिस तरीके से कॉल में भावेश जी के रिप्लाईज को सुनता हूँ या फिर टीवी पे उनका कोई इंटरव्यू देखता हूँ तो आई कैन फील दिस कॉन्स्टेंट हंगर इन हिम फॉर द इम्प्रूवमेंट। एंड एज अ बिजनेसमैन मैं भी कोशिश करता हूं कि हर चीज में हम जितना इंप्रूव कर पाएं उतना ही अच्छा होगा। अगर आप बात करेंगे इनके नए वाले सेल की 4680 वाले में ना, तो वर्जन 1 तो है ही है, लेकिन उसमें भी उसका एक अपग्रेडेड वर्जन पे ये लोग ऑलरेडी ट्रायल पे जुड़ चुके हैं, जो कि इनका जो ऑलरेडी 468 वाला वर्जन है उससे अनदर 10 से 15 या फिर 10 से 15% अनदर बेटर हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो अगर आप इनके ईवीज के पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो मार्केट में फिलहाल में जितने प्लेयर्स हैं उनमें इनका पोर्टफोलियो ब्रॉडेस्ट है। अब हम बात करते हैं आउटलुक एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो देखो दोस्त, यहाँ पे जो आप वॉल्यूम में ग्रोथ की बात करेंगे तो वो 10 से 27% का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो 2026 वाला जो एस्टिमेट है जो मैनेजमेंट ने दिया है वो ये है। 2025 में अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो 2,96,000 था। 2026 में जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो 3,25,000 से 3,75,000 का हो सकता है। रेवेन्यू अगर आप ये वाला सेल्स अगर हमें देखने को मिल रहा है, इतनी डिलीवरीज अगर हमें देखने को मिल रही है, तो जो इनका टीटीएम बेसिस पे भी जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, उसमें हमें फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जो ईयर एंड पे 4200 से 4700 करोड़ का ये लोग इस साल पे रेवेन्यू करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने बताया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट जरूरत से ज़्यादा आपको गुगली डालने की कोशिश कर रहा है। ये लोग मेरे हिसाब से पहले अंडर प्ले कर रहे हैं, बट इस साल के एंड में आप देखोगे तो शायद यहाँ पे 4700 करोड़ से ज़्यादा हमें रेवेन्यू का नंबर देखने को मिलेगा। मेरी जो कैलकुलेशन है वो तो यही कहती है, बट देखते हैं इस साल के एंड पे ऐसा क्या हो रहा है। मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है FY 2026 के एंड पे जो हमारा सेल्स होगा वो 4200 से 4700 करोड़ का होने वाला है, बट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 4700 करोड़ से ज़्यादा होगा। नाउ लेट्स सी, 9 महीने के बाद हमें पता चल ही जाएगा कि वो कितने पे आ रहा है। अगर आप Q2 ऑनवर्ड्स की ग्रॉस मार्जिन की बात करेंगे तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि देखो एक PLI के बेनिफिट है। तो अगर आप Q1 का जो इनका रिजल्ट आया है ना, उसमें इनका ग्रॉस मार्जिन आई गेस 25.6% का था। इसका एक रीजन ये था कि जो PLI बेनिफिट है वो सिर्फ 1.8% का मिला है Q1 में। आने वाले टाइम में ये बेनिफिट आई गेस 6 to 7% का जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो बैठ रहा था, क्योंकि मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक टारगेट दिया है कि Q2 से हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो 35 से 40% का आपको देखने को मिलेगा विथ PLI बेनिफिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनका फिलहाल में 1.8% का PLI बेनिफिट पे ये लोग अगर 25% का मार्जिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे श्योर है कि ये जो इनका PLI का बेनिफिट है ना, ये 7 to 8 या फिर 9% तक का हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करोगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि अब ये फ्लैट रहने वाला है, इसमें आपको फर्दर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। ऑटो का जो एबिटा है वो लगभग 5% से हमें पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। एंड अगर आप कैपेक्स की बात करेंगे तो इस साल में 300 करोड़ से ज़्यादा का कैपेक्स कंपनी प्लान नहीं कर रही है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। फिलहाल में मेरे हिसाब से इनको प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और धीरे धीरे करके बिजनेस को ब्रिक बाय ब्रिक आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। अगर आप फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो बाय द एंड ऑफ 2026 मैनेजमेंट ने ऐसा बताया कि ऑटो बिजनेस से हमें कुछ फ्री का कैश फ्लो जनरेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे हिसाब से शेयर के प्राइसेस में हमें एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। नाउ दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, हो सकता है आपको पूरी तरह से ऐसा लग सकता है कि फ्री कैश फ्लो जनरेट होने के बाद भी शेयर के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही यहाँ से हमें फ्री कैश फ्लो पोस्ट होते हुए देखने को मिलेगा, शेयर के प्राइसेस में 100% हमें एक उछाल देखने को जरूर मिलेगा। अगर हम सेल वाले बिजनेस की बात करेंगे तो वहां से FCF पॉजिटिव होने में FY 2027 के एंड तक का समय हमें लगते हुए देखने को मिल सकता है। अब मैं कॉनकॉल से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आपके साथ जरूर हाईलाइट करना चाहिए, तो सिर्फ उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने क्विकली हाईलाइट करने वाला हूं। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर क्या करूं दोस्त, चीजों को अगर डिटेल में कवर करना है तो समय लग ही जाता है। अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो 1.2 लाख का है, और अगर आप आफ्टर बाइक की बात करेंगे यानी कि अपडेटेड वाले में आप सिंपल मान लो एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करेंगे आप ओला की, तो दैट विल बी अराउंड 1.15 लाख का। अगर आप ग्रॉस डेट की बात करेंगे कंपनी की तो फिलहाल में लगभग 2000 करोड़ का है, जिसपे मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है कि लगभग आने वाले 2 सालों में ये पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया जाएगा धीरे धीरे करके। इसके अलावा अगर आप वॉल्यूम में किस तरीके से ड्राइव आएगा, जैसे मैनेजमेंट से क्वेश्चन था कि इस साल पे अगर आपने कम गाड़ियां डिलीवर की तो ये जो अगला वाला आप टारगेट दे रहे हैं ये किस तरीके से
अचीव होगा? तो उसके लिए मैनेजमेंट ने एक आंसर सिंपल सा ये दिया, एक तो देखो सीजन की आने की वजह से दिवाली वगैरह आएगा तो उसमें हमें एक बूस्ट देखने को मिलेगा, एंड द सेकंड रीजन इज पूरे इंडस्ट्री में हमें 20% की स्पीड से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो ये ग्रोथ हमें भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस थे मैनेजमेंट से कि अभी फिलहाल में अगर आप बात करोगे तो ईवी में हमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो उसमें मैनेजमेंट का आंसर ये था कि देखो दोस्त, अगर आप पेट्रोल वाले इंजन से अगर आप हमको कंपेयर करोगे तो पेट्रोल वाले बाइक्स में फिलहाल में हमें 6 to 7% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वेयर एज स्लो डाउन होने के बाद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगभग 20% की स्पीड से ये ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। एंड ऑल्सो मैनेजमेंट ने ये हाईलाइट किया, हर एक बिजनेस में एक एस कर्व आता है, तो फिलहाल में आप बात करेंगे तो हमने शुरुआत में जो ग्रेजुअल वाला था ये वाला हम पूरा कर चुके हैं, अब बिजनेस एक कंसोलिडेशन वाले फेज में है, इस कंसोलिडेशन के बाद से फिर से हमें एक बूस्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा रीजन यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये दिया कि ये जो सॉफ्टनेस अभी हमें देखने को मिल रहा है ना, उसका रीजन ये है दोस्त कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने अपना एक पूरा का पूरा लाइफ साइकिल मार्केट में पूरा नहीं किया है, तो कुछ लोग इस बात पे भी वरीड हैं कि यार इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू क्या होगी, माइलेज पे अभी तक लोगों को थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, सब कोई लोगों से पूछते रहते हैं कि भाई कितना माइलेज देती है। तो इन सारी चीजों से जब लोगों का डर पूरी तरह से निकल जाएगा तो उसके बाद से हमें अनदर फिर से इसी ईवी वाले मार्केट में बूस्ट देखने को मिलेगा। एक और यहाँ पे क्वेश्चन था कॉन कॉल में जो गुंजन जी ने पूछा, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे आपके सामने हाईलाइट करना चाहिए। देखो पहले अगर आप इस बिजनेस की बात करेंगे ना, तो जो इनका सेल वाला प्लांट था उसका कैपेसिटी की ये लोग जो प्लान कर रहे थे वो था 20 गीगावाट आवर का, फिलहाल में आप बात करेंगे तो वो घट के हो गया है 5 का। तो उनका ऐसा कहना था कि ऐसा करने की वजह से आपका जो पीएलआई का स्कीम है उस पर क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, कॉस्ट की सेविंग है उस पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और जो स्केल 20 पे जो हमें स्केल बेनिफिट मिलता उस पे हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो फिलहाल में ये सिर्फ 5 का रह गया है। तो वहां पे मैं आपको पहली बात तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं और उसके बाद से मैनेजमेंट का आंसर भी सुनाने वाला हूं। तो बैकग्राउंड ये है दोस्त कि गवर्नमेंट ने ना एक स्कीम निकाली, स्कीम ये था जो भी प्लेयर्स एडवांस केमिस्ट्री सेल बनाएंगे उन लोगों को एक पीएलआई का स्कीम के अंदर बेनिफिट दिया जाएगा, और ये बेनिफिट कुछ ऐसा था कि कंपनीज को 18,100 करोड़ तक का इंसेंटिव मिलता अगर वो लोग 5 गीगावाट से लेके 20 गीगावाट आवर का प्लांट लगाते हैं। ओला उस समय पे 20 का प्लान कर रहा था, बट फिलहाल में इन लोगों ने इस चीज को रिड्यूस कर दिया है और फिलहाल में इनका ऐसा कहना है बाय द एंड ऑफ FY 2029 हमें सिर्फ 5 वाले की ही जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन उनका ऐसा था कि क्या अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इंसेंटिव तो आपको मिलेगा नहीं। ओला का रिप्लाई यहाँ पे ये था कि देखो जब हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो उस समय पे ये पीएलआई तो गवर्नमेंट ने अनाउंस भी नहीं किया था, तो हमने कभी इसको कैलकुलेट ही नहीं किया। अगर ये बेनिफिट हमें मिलता है तो वो हमारे लिए मतलब चेरी ऑन द टॉप वाला काम करने वाला है। अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो वो अभी हमें Q1 FY 2026 में पिछले वाले क्वार्टर के मुकाबले 2% से ऊपर जाते हुए देखने को मिली है। ASP माने कि एवरेज सेलिंग प्राइस। ये इसका रीजन ये है कि अगर आप इसके पिछले वाले क्वार्टर में बात करेंगे तो उसमें जो Gen 3 के स्कूटर्स थे वो थोड़ा सा प्रीमियम वाले सेगमेंट में प्राइस किए गए हैं, तो उनका जो मिक्स था वो कम था। इस वाले क्वार्टर में Gen 3 वाले स्कूटर्स ज्यादा थे जिसकी वजह से हमें ASP में एक राइज देखने को मिला। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो देखो दोस्त, ये जो इनकी व्हीकल की अभी फिलहाल में आप कॉस्ट की बात करेंगे ना तो इनका 1 लाख का पहले पड़ता था, अगर आप फिलहाल में बात करेंगे तो इनका कॉस्ट पड़ रहा है 90,000 रुपए का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यहाँ पे जो भी हमारा जो ये बचत देखने को मिल रहा है 10,000 रुपए का, ये क्यों हो रहा है? तो मैनेजमेंट का आंसर बहुत ही सिंपल था कि देखो अभी फिलहाल में हम लोग इन हाउस मोटर बनाने लगे हैं और भी बहुत सारी चीजें हम इन हाउस बना रहे हैं, प्लस में जो वायरिंग वगैरह वाला वायरिंग हार्नेस है उसमें भी छोटी सी इंप्रूवमेंट थी। तो ये इन हाउस बहुत सारा चीज करने की वजह से हमारा जो कॉग्स है वो ऊपर मतलब कॉग्स है वो नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है और जो हमारा ग्रॉस मार्जिन है वो हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फाइनेंशियल नंबर्स को। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन किया हुआ है जो कि ओला के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप इनके वेबसाइट पे जाना, इन्वेस्टर वाले कॉलम में जाके आप एक एक्सेल फाइल आती है उसे डाउनलोड कर सकते हो, ये वाली आपकी शीट ओपन हो जाएगी। अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले ये लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे डिलीवरीज। तो डिलीवरीज में 2 सेगमेंट है, एक प्रीमियम वाले स्कूटर्स हो गए और एक मास वाले में हो गए। अगर आप बात करेंगे पिछले वाले क्वार्टर में तो यहाँ पे ये 51,375 का इनका डिलीवरीज थी, इस वाले क्वार्टर में ये बढ़ के हो गया 68,000 का, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको पॉजिटिव ले लिया। ऑल्सो ये जो सेल प्रोड्यूस वाला आप कॉलम देख रहे हैं हर बार ब्लैंक आ रहा है, लेकिन इस बारी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है 11,744 सेल्स प्रोड्यूस किए गए। अगर हम कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करें तो जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस Q1 FY 2026 में 828 करोड़ का हमें जाते हुए देखने को मिला, एंड ग्रॉस मार्जिन की अगर आप बात करेंगे तो 25.8% का हमें देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में मैनेजमेंट का ऐसा गाइडेंस है कि ये मार्जिन हमें 35 से 40% का देखने को मिलेगा विथ PLI स्कीम इंसेंटिव। अगर हम एबिटा की बात करें तो माइनस में 237 करोड़ का है, और इसके अलावा अगर आप एबिटा मार्जिन की बात
करेंगे तो माइनस में 28.6% का हमें फिलहाल में देखने को मिल रहा है। तो अभी भी फिलहाल में कंपनी लॉस मेकिंग है, तो कुछ हमें बहुत ही मेजर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जाते जाते इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक चीज को मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्त, देखो अगर इस कंपनी में सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा होता ना, तो फिर आपको शेयर के प्राइसेस 40, 41, 42 पे क्यों दिखते? वो सिर्फ तभी दिखेंगे जब बिजनेस में कुछ गड़बड़ जा रहा हो। और मेरे हिसाब से एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट या फिर रिसर्चर का काम यही है कि फ्यूचर की सही प्रोजेक्शन करने की क्षमता, आप समझ रहे हैं, आप आज के दिन पे पहले इनके बिजनेस को पढ़ो और उसके बाद से आप ये कंक्लूजन निकालो कि फ्यूचर में ये बिजनेस किस तरीके से बदलने वाला है। तो जब कभी भी आप कंपनीज को पढ़ेंगे ना, इट्स लाइक मूवीज, हर बारी एक नया चैप्टर अनफोल्ड हो रहा है। जो उस मूवीज के अगले वाले चैप्टर को ठीक तरीके से गेस कर लेगा वही मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देख के आपको ओला के बारे में कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते